1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, मैं महेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका AIH इंस्टीट्यूशन में। सो गाइस, AIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपनी रिंग की क्लास चल रही है। लास्ट रिंग की क्लास में अपन ने देखा उसकी डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, किन कंडीशंस को फॉलो करके वो रिंग बनेगी। उसके बाद अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। साथ के साथ मैंने आपको एक PhD इंटरव्यू का क्वेश्चन भी दिया था और उसको सॉल्व भी करवाया था। आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है, नहीं देखी ये वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम रिंग थ्योरी की क्लास में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यूनिटी ऑफ द रिंग। तो रिंग कब बनती है? जब R प्लस अबेलियन, R डॉट सेमी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो यूनिटी ऑफ द रिंग का क्या मतलब है कि भाई जो आपका डॉट है ना, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सबसे पहले आपको समझा रहा हूं। जो डॉट है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू डॉट क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट उस रिंग में लाई करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट लाई इन रिंग R इटसेल्फ, यानी कि उस रिंग R में डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ द रिंग क्या होगा कि जो R डॉट है उसमें डॉट के रेस्पेक्ट में अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। एग्जांपल्स में देखो, जैसे अपनी रिंग सबसे आसान Z प्लस डॉट थी, तो इस डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। क्या 1 Z का एलिमेंट है? हाँ, यानी कि 1 इस Z प्लस डॉट रिंग की क्या है? यूनिटी है। R प्लस डॉट ले लो, Q प्लस डॉट ले लो, ठीक है, C प्लस डॉट ले लो, Z क्रॉस Z ले लो, Q क्रॉस Z ले लो, क्रॉस R ले लो, क्रॉस C ले लो। इन सब में क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। जैसे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1,1 है, इसमें भी 1 1 1 1 ऐसे है। MNR लोगे, उसमें क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी n क्रॉस n की। और इसको मैंने कल ही बताया, तो इसको अपन कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर हैमिल्टोनियन रिंग लोगे तो A प्लस IB CJ DK, और यहाँ पर अगर रियल हैमिल्टोनियन रिंग है तो ABCD एलिमेंट ऑफ R। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एक बार सोच के देखो भाई। इसमें भी तो ABCD सब कहाँ से आ रहे हैं? R से आ रहे हैं ना। R सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो यूनिटी ऑफ द रिंग होगा, वो क्या बनेगा? यूनिटी ऑफ द रिंग को चलो ऐसे दिखाते हैं। यूनिटी ऑफ द रिंग क्या बनेगा? 1। क्लियर है? जो अपनी एक रिंग थी ZNI, क्या थी वो? A प्लस IB और AB एलिमेंट ऑफ ZN, उसमें भी क्या बनेगा? 1। ZI थी रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, वो क्या था? वो भी यही था। यहाँ पे Z आ जाएगा, उसमें भी क्या बनेगी? 1। फंक्शन रिंग देखोगे तो fx प्लस 0x बराबर fx फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ D। ये x एलिमेंट ऑफ D फंक्शन रिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। आगे रिंग में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रिंग मतलब नॉर्मली जब आप नेट और गेट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको रियल पता होना चाहिए। रियल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ग्रुप थ्योरी लीनियर अलजेब्रा में खासकर रियल एनालिसिस में लेकर आए हूँ, अगर आपने ढंग से देखा हो तो। और जो बाकी के लेक्चर्स आएंगे वो भी किस पर होंगे? रियल एनालिसिस पर, लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर होंगे। जो ODPD है वो भी रियल एनालिसिस के बेस पर है, क्योंकि रियल एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वो भी अपन करने वाले हैं। तो रिंग में भी देखो, जब ये फंक्शन रिंग की जब अपन बात करेंगे तो फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ D, यहाँ पे डोमेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब अपन जीरो डिवाइजर की बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में अपन जीरो की बात करेंगे, उसके बाद जीरो डिवाइजर की बात करेंगे, तो जीरो डिवाइजर में ये डोमेन ऑफ द रिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? सॉरी, ये जीरो ऑफ द रिंग हो गया। ये तो सॉरी, गलती से ये जीरो ऑफ द रिंग हो गया। यूनिटी ऑफ द रिंग क्या होगा? fx डॉट ix, ये आइडेंटिटी फंक्शन, ये बनेगा अपना यूनिटी ऑफ द रिंग। ठीक है, ये अपना यूनिटी ऑफ द रिंग बनेगा। आप अगर मैट्रिक्स इस तरह की लोगे, A एलिमेंट ऑफ R, तो इसमें यूनिटी, ये A है, A एलिमेंट ऑफ R, तो इसमें यूनिटी एलिमेंट क्या बनेगा? 1/2 1/2 1/2 1/2। तो यूनिटी एलिमेंट जरूरी नहीं है कि एक बने। ठीक है, सेट के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर मैटर करता है कि किस तरह से होगा। तो ये है अपनी यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट क्या है? डॉट के रेस्पेक्ट में, क्या? डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट वो रिंग में होना चाहिए।
देखो इसमें 1 आर में लाई करता है, 1 क्यू में लाई करता है, 1 सी में, ये सब इनमें लाई करते हैं, 1 इसमें लाई कर रहा है, 1 इसमें लाई कर रहा है। अच्छा देखो इस रिंग के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, ये जेड एन आई है, जेड एन आई का एलिमेंट किस तरह का है, ए प्लस आई बी टाइप का, ठीक है। तो ये जेड एन आई में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि सीधी सीधी बात करूं तो ऑर्डर ऑफ जेड एन आई कितना आएगा बताओ, ऑर्डर ऑफ जेड एन आई कितना आएगा भाई। इसके पास कितनी चॉइसेस है, एन, इसके पास भी एन चॉइसेस है, तो टोटल ऑर्डर कितना हो गया, एन स्क्वायर। तो जब ये जेड एन आई का ऑर्डर एन स्क्वायर हो गया तो क्या ये जेड एन स्क्वायर का आइसोमॉर्फिक होगा या फिर जेड एन क्रॉस जेड एन का आइसोमॉर्फिक होगा, सोचो भाई। ऑर्डर इस रिंग का क्या है, एन स्क्वायर है, तो क्या ये जेड एन स्क्वायर का आइसोमॉर्फिक होगा या फिर जेड एन क्रॉस जेड एन का आइसोमॉर्फिक होगा। देखो इसमें जो भी एलिमेंट ए प्लस आई भी होगा उस एलिमेंट में ए का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा एन हो सकता है, बी का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा एन हो सकता है, और इस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। अब मान लो कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एम है, ये ऑर्डर ऑफ बी एन है, तो इनका मैक्स टू मैक्स एलसीएम क्या आ सकता है, एम एन, मैक्स टू मैक्स एलसीएम एम एन आ सकता है। वो भी कब आएगा, जब जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन कितना होगा, 1, यानी कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये अपन ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ये मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो एलसीएम ज्यादा से ज्यादा एम एन आ सकता है, लेकिन अपने पास ऑर्डर कितना है, एन स्क्वायर है भाई। जैसे मान लो कि ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, ये 2 है ये 3 है, जीसीडी एम एन 1 आ गया, 2 और 3 का 2 एंड 3 का जीसीडी 1 आ गया। अब 2 × 3 करोगे 6, लेकिन अपने पास तो 9 एलिमेंट्स है, अपने पास तो 9 एलिमेंट्स है। इसका मतलब अपने पास जेड एन आई में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर एन स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, तो ये होगा, और ये क्या है, ये एक अबेलियन है। थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग है, ये क्या है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। विद जेड एन क्रॉस जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है, ये अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो आई होप आपको ये यूनिटी ऑफ द रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं जीरो ऑफ द रिंग। तो अभी जैसे अपन ने यूनिटी ऑफ द रिंग में क्या देखा कि भाई डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में, इस रिंग में लाई करना चाहिए, तो जीरो ऑफ द रिंग में भी यही होगा कि भाई अब प्लस के रेस्पेक्ट में होगा, सिर्फ खाली इतना था है कि प्लस के रेस्पेक्ट में होगा। तो जीरो ऑफ द रिंग, जीरो ऑफ द रिंग अलग है, जीरो डिवाइजर अलग है, अभी पढ़ेंगे अपन जीरो डिवाइजर। तो जीरो ऑफ द रिंग कि भाई प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग में लाई करना चाहिए, यानी कि जीरो एलिमेंट होना चाहिए आर का, ठीक है। जीरो क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए आर का। तो क्या कर सकते हैं, इसको एक्चुअल डेफिनेशन क्या लिखें कि एन एलिमेंट, कोई भी नाम ले लो, जैसे ए एलिमेंट ऑफ आर इज सेट टू बी द जीरो ऑफ द रिंग, द जीरो ऑफ द रिंग इफ बराबर बी फॉर ऑल बी एलिमेंट ऑफ आर। ये आर रिंग वाला है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ये रिंग वाला है। तो ये अपनी जीरो ऑफ द रिंग की डेफिनेशन होगी। आगे बात समझ में, सभी एग्जांपल्स में देखो, जैसे जेड प्लस डॉट में, इसमें जीरो ऑफ द रिंग क्या बनेगा, जीरो। इसी तरह से आर में चल जाओ, सी में चल जाओ, क्यू में चल जाओ, आर क्रॉस सी में चल जाओ, ठीक है। एम एन आर में जाओगे तो उसमें भी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, फंक्शन रिंग में जाओगे तो उसमें जीरो फंक्शन बन जाएगा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ डोमेन डी, ठीक है। इसके बाद क्या बनती है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर में जाओगे, जेड एन आई में जाओगे उसमें भी जीरो बनेगा, गॉसियन इंटीजर्स की रिंग, गॉसियन इंटीजर्स की रिंग जेड आई में भी जीरो बनेगा, हैमिल्टोनियन रिंग में भी जीरो बनेगा। तो ये सब क्या है, ये जीरो ऑफ द रिंग है, ठीक है। ये सब क्या है, जीरो ऑफ द रिंग। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं। कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें ट्री ट्रांसफॉर्मेशन थी, एम एन आर से लेकर जेड एन आई तक, जेड एन आई क्रॉस जेड एन आई, पता है ना। तो उसमें भी क्या बनेगी, जीरो मैपिंग अपनी, जो ये जीरो ऑफ द रिंग बन जाएगा। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग की। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होगी कि भाई इफ R1 and R2, if R1 and R2 is a ring, if R is a ring
if R is a ring, then R is said to be a commutative ring if A dot B equals to B dot A for all A, B एलिमेंट ऑफ R। यानी कि डॉट के रेस्पेक्ट में अपनी रिंग की डेफिनेशन में क्या था कि भाई R डॉट सेमी ग्रुप हो, वहां पे अपने कम्यूटेटिविटी की कोई कंडीशन ली ही नहीं थी, लेकिन अब यहां पर अपन कम्यूटेटिव की कंडीशन ले रहे हैं। तो कम्यूटेटिव कंडीशन मतलब डॉट के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो वो अपनी कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे Z प्लस डॉट ये अपनी कम्यूटेटिव रिंग है, R C, ठीक है, इसके बाद Q, Z क्रॉस Z ले लो, ZN क्रॉस ZN ले लो, ठीक है, इसका मतलब, और ये किसके आइसोमॉर्फिक है, ZN I के आइसोमॉर्फिक है, वो ले लो। हैमिल्टोनियन रिंग वो कम्यूटेटिव नहीं होगी क्योंकि इसमें I और J मिलकर तो K बनाते हैं, लेकिन J और I मिलकर माइनस K बनाते हैं, तो ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगी। ठीक है, ZI कम्यूटेटिव या फिर ZNI कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें I करोगे माइनस बनाएगा, इस वाले I को इधर और इसको इधर लेके जाओगे फिर भी तो माइनस बन ही आएगा, तो ये अपनी कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी, लेकिन ये अपनी रिंग सॉरी ये रिंग अपनी कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनेगी। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद अपन मैट्रिक्स रिंग में आते हैं। मैट्रिक्स रिंग में कम्यूटेटिव रिंग बन जाए कोई जरूरी नहीं है। अभी अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया था ए, इस वाले एग्जांपल में कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी, इसमें कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी। ये सारे ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। कैसे बनेगा देखो, ये क्या बनेगा, ए बी यानी कि 2AB, फिर से 2AB, फिर से 2AB और फिर से 2AB। इसको इधर करोगे B A मल्टीप्लाई करना, ये का यही आ जाएगा। ये कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन इन जनरल MNR कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। ठीक है, इन जनरल MNR अपनी कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशंस थी, ये सब क्या था, ये बेसिक सी चीजें थी। अब देखो, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है यूनिट, ना कि यूनिटी। यूनिट क्या है देखते हैं। तो यूनिटी की डेफिनेशन क्या थी? यूनिटी की डेफिनेशन कि भाई विद रिस्पेक्ट टू डॉट में अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि E should be in R such that A dot E equals to E dot A for all A dot E equals to E dot A equals to A for all A element of R। क्या था वो कि E dot A equals to A dot E बराबर A for all A element of R। तो इसका मतलब क्या, रिंग के सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए भाई आइडेंटिटी का, तो यही डेफिनेशन है। यूनिट अलग है। तो यहां पर देखो, मैं डिफरेंस किस चीज में समझाना चाह रहा हूं, इस फॉर ऑल के साइन में, इस फॉर ऑल के साइन में। तो यूनिट एन एलिमेंट ए ऑफ रिंग आर is said to be the unit of the ring if there exist B element of R such that A dot B equals to B dot A equals to 1 मतलब ये यूनिटी ऑफ द रिंग, वेयर E क्या है, यूनिटी ऑफ द रिंग है। ठीक है, तो यूनिट वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो रिंग की यूनिटी है वो सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होगी। यूनिट को सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होने की जरूरत नहीं है। इस यूनिट की डेफिनेशन को आसान भाषा में समझाऊं तो यानी कि वो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा नॉर्मल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जाएगा। जो सेकंड ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो दोनों एलिमेंट पेयर में यूनिट कहलाएंगे। जैसे यहां पर ए का इनवर्स कौन है, बी का इनवर्स कौन है, ए, तो यानी कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, यूनिट्स हैं, दोनों के दोनों यूनिट्स है। आगे बात समझ में? तो किसके रेस्पेक्ट में देखा है अपन, डॉट के रेस्पेक्ट में, यानी कि सीधी सीधी बात ऐसे बोल सकते हैं कि बी इक्वल्स टू ए इनवर्स या फिर ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, ये कहलाता है अपना यूनिट। तो यूनिट और यूनिट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूनिट का यूज़ और बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि कलेक्शन, नोट लगा लेना आप, कि कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ रिंग आर
collection of units of ring R form a multiplicative group, form a group under मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सेकेंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन लग जाएगा, किन्हीं भी दो इनवर्स एलिमेंट्स को लोगे तो उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो भी किसी न किसी का इनवर्स आएगा तो वो यूनिट होगा। बाइनरी लग गया, एसोसिएटिव लग जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिटी ऑफ द रिंग हो जाएगा। भाई यूनिटी का इनवर्स कौन है? वो खुद ही है, यानी कि यूनिटी भी एक यूनिट है। तो क्या बोल रहा हूं मैं? यूनिटी भी एक यूनिट है, बट यूनिट एक यूनिटी नहीं है, ठीक है। जैसे अपन बात करें रिंग में जेड प्लस डॉट में अपन बात करें तो यूनिट कौन है? एक। तो एक यूनिट भी है क्योंकि एक का इनवर्स वन का इनवर्स वन खुद ही होता है। लेकिन क्या टू एक यूनिट है? तो टू का इनवर्स क्या होना चाहिए? 1/2, लेकिन 1/2 जेड में लाई ही नहीं करता, यानी कि टू इस जेड का यूनिट नहीं है, टू रिंग जेड का यूनिट नहीं है, ठीक है। जैसे बात कर लो 3, किसी भी नंबर की बात कर लो, 3 की बात कर लो तो 1/3। तो जेड में यूनिट कौन कौन से होंगे बताओ? एक तो 1 होगा और एक -1 होगा, एक तो 1 होगा और एक -1 होगा। तो देखो जो n एलिमेंट ऑफ रिंग R, तो यहाँ पे R स्टार से मतलब होता है, R स्टार का मतलब है कि यहाँ पर जीरो ऑफ द रिंग को हटा लिया गया है। R स्टार का मतलब है कि जीरो ऑफ द रिंग को हटा लिया गया है, R - 0। तो उसमें अपन को देखना है कि भाई यूनिट कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और देखो जैसे ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, इससे क्या पता चलता है कि क्या ये अबिलियन ग्रुप होगा? जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में है तो क्या ये अबिलियन ग्रुप होगा? बिल्कुल अबिलियन ग्रुप होगा। जो कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये थी अपनी यूनिट। अब देखो इसी यूनिट के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा लेकिन पीएचडी के लायक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। पीएचडी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, गारंटी नहीं लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई -1 का स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है, हाउ? बताओ कैसे होगा ये अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स में जाओगे तो नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन अपन ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से बोलना है आपको। तो चलो मैं बताता हूँ, -1 का स्क्वायर उसको अपन क्या लिख सकते हैं? -1 टाइम्स -1, ठीक है। टाइम्स नहीं है, जो सेकंड ऑपरेशन है ना अपना, सेकंड ऑपरेशन है वो लिखा है बीच में। जैसे मान लो स्टार है सेकंड ऑपरेशन तो स्टार लगा दिया। तो क्या है ये? -1 स्टार -1 + 1 -1 तो ये वाला तो ऐसा कैसे ही 1 और -1 कर दिया। अंदर ऑपरेट करोगे तो -1 स्टार -1 बनेगा, तो -1 का स्क्वायर -1 यूनिट -1 स्टार 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या बनेगा? -1, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये -1 बन गया। फिर इसके बाद ये बन गया और इधर से -1 का स्क्वायर। अब कैंसिलेशन लॉ वगैरह लगाओगे, अभी तो काट रहा हूं, काटना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए काट रहा हूं। इसमें अपन लिखेंगे कि कैंसिलेशन लॉ लगाने पर, ठीक है। इनको सेट कर सकते हैं अपन, मैंने 0 इधर लिखा है, आप 0 इधर लिख सकते हो। तो कौन सा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा जिससे एक चल गया। अब इसके बाद ये जो -1 है इधर क्या करेंगे? यूनिटी को ऐड कर देंगे, तो ये 1 भी इधर आ जाएगा, तो 1 बराबर -1 का स्क्वायर। ये ऐसे होगा आंसर। ये है पीएचडी का क्वेश्चन और ये है पीएचडी का मेथड कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पीएचडी में आपसे कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि आप बड़ी बड़ी चीजें पढ़कर आओगे, वो आपसे ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछेंगे क्योंकि आप इनको अवॉइड कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो आप यहां पर आए हो तो आपको पीएचडी तक की नॉलेज मिल रही है, तो ढंग से पढ़िए। अब देखो, अब आता है जीरो डिवाइजर। आसान भाषा में करते हैं पहले इसको कि भाई ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो होना चाहिए। कहां पर? ए बी एलिमेंट ऑफ रिंग आर में। रिंग आर मतलब आर प्लस डॉट, ठीक है। ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो और ए बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो ए बी इक्वल ए डॉट बी 0 आए। अगर दोनों नॉन जीरो है फिर भी ए डॉट बी करने पर 0 आ जाए तो क्या कहलाता है कि ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स। ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो Z6 लेके चल लिया अपन। Z6 में एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, दोनों के दोनों नॉन जीरो है।
2.3 करोगे 6, और 6 का मॉडुलो 6 यानी कि 0, तो 0 ऑफ द रिंग आ गया नहीं आ गया? 0 ऑफ द रिंग आ चुका है। इसका मतलब कि 2 और 3 ये अपने पास 0 डिवाइजर्स है। अच्छा, अब एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन यूनिट्स एंड 0 डिवाइजर्स, बिटवीन यूनिट्स एंड 0 डिवाइजर्स। तो क्या 0 डिवाइजर्स यूनिट होंगे? तो देखो देखते हैं कि जैसे मान लो कि अगर A अपना क्या है 0 डिवाइजर है और यूनिट भी है, मान लो कि A अपना 0 डिवाइजर है और यूनिट भी है। 0 डिवाइजर इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो B। अब यहाँ पे एक ही बात चल रही है, तो 0 डिवाइजर नॉन जीरो होगा, और यूनिट है तो कंफर्म हो तो नॉन जीरो की बात चलेगी। तो A नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है, तो अगर 0 डिवाइजर है इसका मतलब क्या हुआ कि A डॉट B बराबर 0, ठीक है। लेकिन अब यूनिट भी है, इसका मतलब क्या है कि इस A का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है रिंग में। तो A का इनवर्स मान लो कि A इनवर्स है, और A इनवर्स को इसमें दोनों तरफ अप्लाई करो, A इनवर्स A B A इनवर्स 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये तो अपना क्या बन गया? 0 बन गया, और ये क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी मतलब यूनिटी बन गया, और यूनिटी को B से ऑपरेट करोगे तो B इक्वल्स टू 0 यानी कि 0 ऑफ द रिंग है। क्या यहाँ पर अपन ने तो नॉन जीरो माना था, क्योंकि 0 डिवाइजर में तो नॉन जीरो होता है B, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो या तो किसी रिंग में अगर कोई 0 डिवाइजर है तो वो यूनिट हो ही नहीं सकता, और अगर कोई यूनिट है तो 0 डिवाइजर नहीं हो सकता। यूनिट और 0 डिवाइजर कोई भी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। यूनिट और 0 डिवाइजर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके ऊपर एक नोट लिखते हैं कि 0 डिवाइजर्स एंड यूनिट्स ऑफ द रिंग आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। एक्सक्लूसिव बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई 0 डिवाइजर हो गया तो वो रिंग नहीं होगा, सॉरी 0 डिवाइजर हो गया तो वो यूनिट नहीं होगा, और यूनिट हो गया तो वो 0 डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, किसी भी अपन फाइनाइट रिंग की बात करें, ZM की बात करते हैं, तो ZM में अगर मान लो मुझे यूनिट्स निकालने हैं, ZM में अगर मुझे यूनिट्स निकालने तो कैसे निकालूंगा? तो भाई इसमें यूनिट्स आ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी में अपन ने पढ़े थे। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो इसमें इनवर्स एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? UM, और उसका ऑर्डर कितना होगा? 5M। UM का ऑर्डर 5M होता है। तो ZM में नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? 5M। ZM में नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? 5M। अब सोचो एक फाइनाइट रिंग है, जैसे ZM ही है, इसमें 0 को हटाओ एक बार को, जो 0 एलिमेंट है उसको हटाओ एक बार को, तो क्या बचेगा? 1 से लेके M-1 तक एलिमेंट बचेंगे। तो इसमें या तो 0 डिवाइजर होंगे या फिर यूनिट होंगे। किसी भी फाइनाइट रिंग में सभी नॉन जीरो एलिमेंट या तो 0 डिवाइजर होते हैं या फिर यूनिट होते हैं। तो एक नोट बता देता हूं मैं आपको, ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट्स इन a finite ring, all the non-zero elements in a finite ring are either 0 divisor or unit, ठीक है। तो या तो 0 डिवाइजर होंगे या फिर यूनिट होंगे। तो अब देखो ZM में नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया? 5M हो गया, ठीक है। ऑल द नॉन जीरो की बात चल रही है, तो यानी कि 0 को हटाओ। तो अब इसके बाद नंबर ऑफ 0 डिवाइजर्स कैसा आएगा? नंबर ऑफ 0 डिवाइजर्स ये कैसे आएगा भाई? टोटल एलिमेंट्स M में से नंबर ऑफ यूनिट हटाओ, 5M -1 करो 0 के लिए। तो नंबर ऑफ 0 डिवाइजर्स इन ZM ये क्या आएगा? M-5M -1। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या आएगा? 5M आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो क्या पढ़ा अपन ने यूनिट में कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। 0 डिवाइजर्स में क्या पढ़ा अपन ने कि A नॉन जीरो, B नॉन जीरो, A भी 0 होना चाहिए। इसके बाद क्या पढ़ा कि फाइनाइट रिंग में या तो सभी एलिमेंट 0 डिवाइजर होंगे या फिर सभी एलिमेंट यूनिट होंगे। अगर कोई एलिमेंट 0 डिवाइजर है तो वो यूनिट नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट यूनिट है तो वो 0 डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है। ये अपन ने अभी पढ़ा। अब देखो बात चलती नीलपोटेंट एलिमेंट की।
तो ए एलिमेंट ऑफ आर, ए एलिमेंट ऑफ रिंग आर है ना, ए एलिमेंट ऑफ रिंग आर इज सेट टू बी अ nilpotent element if a to the power n equals to 0, n एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, n नेचुरल नंबर से आएगा। तो अगर ये केस फुल होता है तो अपना nilpotent एलिमेंट होगा, ठीक है। अब a टू द पावर n को समझो, नॉर्मल रियल एनालिसिस में a टू द पावर n को क्या लिखते हो आप, a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस ऐसे लिखते हो ना, यानी कि जो सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है उसमें ऑर्डर होना चाहिए, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होना चाहिए n। अगर कोई n ऐसा है जिसके लिए a टू द पावर n 0 है तो वो क्या कहलाएगा, अपना nilpotent एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे फॉर ऑल n नहीं लगाया मैंने, फॉर ऑल a नहीं लगाया मैंने, फॉर ऑल a का मतलब रिंग के सारे एलिमेंट nilpotent हो गए, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा है। z की बात कर लो, z की बात मैं हमेशा बार बार इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिंग है ये, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि z सिंपल है तो इसलिए सर सिंपल बता रहे हैं, नहीं, z बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो z में nilpotent एलिमेंट कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ 0। बाकी आप किसी की भी पावर n करोगे, जैसे x नॉन जीरो इसकी पावर n करोगे तो वो xn यानी कि कुछ ना कुछ सॉल्व होके आ जाएगा, लेकिन बस 0 ही एक ऐसा nilpotent एलिमेंट है कि 0 की पावर n करे तो वो 0 आ जाए, ठीक है। इसी तरह से r c z क्रॉस z, इस तरह से आप देख सकते हो, मैट्रिक्स रिंग में आप निकाल सकते हो। मैट्रिक्स रिंग में तो आपको नॉन जीरो एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप मान लो कि 0 1 0 0, ये देखो इसको आप ऑपरेट करो, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये आपको जीरो डिवाइजर मिल गया, ठीक है, m2r कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो nilpotent एलिमेंट क्या है कि भाई a टू द पावर n करने पर 0 आ जाए, और a टू द पावर n मतलब विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यानी कि विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी के इस लेक्चर को अपन यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन nilpotent के ऊपर भी और थोड़ा डिस्कस करेंगे, idempotent के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, इंटीग्रल डोमेन, तो वो आपको मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।